कार्ड अतिरिक्त एपीएल से बीपीएल बनाए गए और व्यापक भ्रष्टाचार किया गया। मैं आज आपके माध्यम से आईडी नंबर भी उल्लेखित करना चाहता हूं, जिस आईडी की नंबर से ये राशन कार्ड बने, और स्पष्ट समाचार पत्रों के माध्यम से भी उल्लेखित है कि मध्य प्रदेश के सागर में ये आईडी नंबर खोले गए और वहां से 1300 राशन कार्ड डिलीट किए गए जब ये विषय उठा। राशन कार्ड जब बने वो 2022 में बने और 2024 में इसकी शिकायत हुई। शिकायत करने के बाद वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 1300 राशन कार्ड डिलीट किए गए। और आज जो जवाब दिया जा रहा है बेलतरा विधानसभा के दृष्टि से, तो बेलतरा विधानसभा बिल्हा विकास खंड के अधीन आता है और नगर निगम बिलासपुर की, और दोनों लोकल बॉडी की कोई भी दस्तावेजी प्रमाणीकरण इन राशन कार्डों के साथ संलग्न नहीं किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या संबंधित दोषी अधिकारियों को कार्य से पृथक करके मेरे समक्ष जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, एपीएल से बीपीएल में परिवर्तित की बात जो कह रहे हैं, एक भी अगर राशन कार्ड बता दे माननीय अध्यक्ष महोदय जिसमें एपीएल और बीपीएल कार्ड नंबर समान हो, एक ही नंबर हो, उसको मैं जांच करा करके ऐसे कार्ड अगर मिलता है तो उसके ऊपर मैं जांच करा करके कठोर कार्रवाई कराऊंगा माननीय। चलिए आप बता दीजिए कुछ। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न उद्धृत हुआ उसका जवाब नहीं आया। मैंने कहा कि संबंधित अधिकारी, जिस अधिकारी ने पूरा कांड किया, अगर उसी के माध्यम से जांच होगी तो जांच हो नहीं पाएगी। तो मैं चाहता हूं कि क्या उसको कार्य से पृथक करके संबंधित विषय पर जांच देंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कार्ड नष्ट किया गया या उसकी आईडी में के बात बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी अगर साक्ष्य है माननीय अध्यक्ष में, कुछ भी अगर कागज है उनके पास, किसी दूसरे अधिकारी से करा लीजिए। हाँ, दूसरे अधिकारी से मैं जांच करा लूंगा। ठीक है, आपकी बात से सहमत है और विधायक जी के समक्ष मैं जांच करा दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ जाइए। और कोई प्रश्न हो? क्रमांक 2 इंद्र कुमार साहू जी। प्रश्न क्रमांक 3 श्री इंद्र साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य मंत्री जी से मेरा प्रश्न है धान खरीदी के संबंध में। सरकार ने धान खरीदी के नाम पर बहुत सारे वादे किए और अपनी पीठ भी थपथपा ली। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने धान खरीदी की शुरुआत की थी और किसान खुशहाल थे। लेकिन आज वर्तमान में किसानों के साथ जो दुर्दशा हुई है, जो अनियमितता खरीदे में की गई, जो अव्यवस्था देखी गई, वो किसी से छुपी नहीं है। और मेरा प्रश्न ये है कि पंजीकृत हमारे बलौदा बाजार भाटापारा जिला में कितने कृषक हैं और पंजीकृत कृषक से कितनी धान की खरीदी की गई और कितनी उनको राशि दी गई? मैं इस प्रश्न का जवाब तो आ चुका है। मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष महंत जी हमारे भाटापारा विधानसभा के ग्राम तरेंगा के संग्रहण केंद्र में स्वयं गए थे और वहाँ उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की कि अमानक बारदाना जो वहाँ उपयोग में लाया गया, और आज माननीय मंत्री जी के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि वह सभी जो बारदाना उपयोग किया गया वो मानक पाया गया करके। तो मेरा प्रश्न यही है कि इसमें जूट उद्योग को बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के वहाँ जा कर के जो उनके द्वारा जो निरीक्षण किया गया था और उनके जो बातें जो वहाँ के प्रभारी को जो तथ्य सामने जो लाया गया था, उन्होंने स्वीकार भी किया था कि बारदाने अमानक है। और हमारे यहाँ सदन में भी मीडिया के साथियों के सामने में नाप तोल करके भी देखा गया था कि 470 ग्राम 480 ग्राम बारदाना पाया गया। उसके बाद भी ऐसी कौन सी जांच रिपोर्ट किस अधिकारी के द्वारा किया गया? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उस जांच का विवरण उपलब्ध कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे ये प्रश्न ध्यान आकर्षण में आ चुका है और
पूरा इसमें चर्चा किया जा चुका है माननीय अध्यक्ष महोदय। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, धान खरीदी केंद्र तिरंगा विपणन संघ द्वारा प्रदाय नया जुट बारदाना अमानक बारदाना होने का शिकायत प्राप्त हुआ था, जिसकी जिला स्तरीय टीम द्वारा जांच किया गया है। माननीय महोदय द्वारा बिना नमी के जांच कर बारदाने का वजन किया गया, जिसमें 480 ग्राम होना बताया गया, जबकि नमी ज्ञात कर निर्धारित गणना सूत्र अनुसार वजन किए जाने पर बारदाने का औसत वजन 578 से 590 ग्राम तक पाया गया। जूट बारदानों का मानक वजन नमी प्रतिशत की गणना के आधार पर 545 ग्राम से 626 ग्राम तक होता है। इस प्रकार बारदाना निर्धारित गुणवत्ता का होना पाया गया है। इस प्रकार शिकायत निराधार पाया गया। चलिए, निराधार है। बोलिए, और कोई प्रश्न? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा ऐसी जवाब प्रस्तुत करना ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और जब सामने हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी वहाँ जा करके प्रभारी से मिले, प्रभारी द्वारा स्वीकार भी किया गया कि यह अमानक बारदाना था, उसके बाद मंत्री जी द्वारा ऐसा जवाब प्रस्तुत करना बहुत ही शर्मनाक बात है इस सदन के लिए। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी पुनरावृत्ति ये भाषा जो है नहीं बहुत होनी चाहिए। आपत्तिजनक है। माननीय, शर्मनाक बात है मंत्री जी के उत्तर को ये कहना, घोर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और इसको डिलीट करवाएं। और मैं तो ये कहता हूं कि वो खेद व्यक्त करें, जो उत्तर दिया गया है उससे असहमत है तो दूसरी प्रक्रिया माना चाहिए। विलोपित कर देंगे। हाँ, आप प्रश्न कर लीजिए छोटा सा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, विलोपित हो गया। आप एक आध प्रश्न और करना है तो कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि उस बारदाना के मानक होने का जिस अधिकारी ने भी जांच की है उसका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। चलिए, जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करवा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तिरंगा सोसाइटी में जो बारदाना का वजन किया था माननीय नेताजी के द्वारा, उसमें नमी नहीं जोड़ा गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जांच कराएं नमी से ही, तो जो बारदाना है सही पाया गया। चलिए ठीक, माननीय नेता। सर, इसी बात से संबंधित मेरा प्रश्न है। मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था, उस बारदाने का नाप तोल कर आया। वहाँ की समिति के जो प्रभारी हैं उनने कहा सर ये थोड़ा कम है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता किसके कंपनी का कौन सा बारदाना है, और सरेआम इस तरह से याद कहूँ मुझे झूठा साबित किया जा रहा है, या सदन को गुमराह करने की बात जैसे सुशांत शुक्ला ने किया, उसी तरीके से बार बार इनके विभाग में सदन को गुमराह करने की बात आती है। मैं उनसे कुछ नहीं चाहता, मैं आपसे चाहता हूं कि क्या आप विधायकों की समिति बना के इससे जांच कराना पसंद करेंगे? इस तरह से कितने बार विधायक, नेता प्रतिपक्ष या मंत्री लोग झूठे कहलाएं आपके सदन में, ये तो आपको देखना है सर। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक समिति बना दें, सदस्यों की जाँच कर लें। हमें इससे कोई इस बात का कुछ दिखाना नहीं है कि मंत्री ने गलत जवाब दिया, कि आपके अधिकारियों ने गलत जवाब दिया। इस तरह से बात इन्हीं के विभाग में ज़्यादा आ रहा है। तो सदन को गुमराह करने की इनकी जो मंशा है, इनके अधिकारियों की मंशा है, उसको ठीक से एक बार सदन के जो अधिकार हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, विधायकों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक सदन की समिति बना दें। अभी बोरा रखा हुआ है वहाँ, फिर जाके जांच कर लेंगे। कोई नई बात तो है ही नहीं। जैसे कि खुद ही कह रहे हैं कि 545 से 626 तक का उसका वजन होता है, और मैं नापा तो उस दिन था वो 480 ग्राम। कितना नमी जोड़ेंगे, कितना घटाएंगे, क्या करेंगे, ये तो अलग बात है सर। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो जांच प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत कर देना। जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष की मांग है कि जो जांच कराए थे आपने, और विभाग से एक बार और जांच करा लें। मान लो इनको शंका है तो विभाग से जांच करा लें, क्या दिक्कत है? अध्यक्ष महोदय, मुझे शंका नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ सदन को गुमराह किया जा रहा है। फिर से तो करो, प्रतिवेदन तो उन्हीं लोगों ने दिया है, जो अधिकारी लोग गए होंगे। बता दीजिए। विधायकों की उपस्थिति में हो जाए, उन्हीं के क्षेत्रों के दो तीन विधायकों को ले जाए, उनके बीच जांच करा लें, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, उसका प्रतिवेदन जो है माननीय अध्यक्ष में हम जांच कराएं, उसका प्रतिवेदन भी है। प्रतिवेदन यही आया है, उसका जो नमी है
उसके सहित तौलोगे तो बराबर। प्रस्तुत करवा देंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 श्री बघेल लखेश्वर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी के दौरान अवैध रूप से धान संग्रहित करने, परिवहन से जब्त की गई कार्रवाई से संबंधित था। माननीय मंत्री जी ने जब्त किए गए सभी जानकारी प्राप्त हुआ है, लेकिन धान खरीदी के संबंध में मेरा ये कहना है, अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी में भारी घोटाला हो रहा है। उसको सरकार नहीं समझ रही है, ना कोई समझ रहा है। और जो हमारे खासकर बस्तर में इस साल वर्षा कम हुआ, लेकिन उत्पादन ज़्यादा हुआ। कैसा हुआ, उससे संबंध में चिंता करने की जरूरत है। जो अवैध रूप से परिवहन करते इतने धान पकड़ा गया, तो एक तो ये चिंता का विषय है कि क्यों ऐसा अवैध रूप से धान आ रही। उत्पादन हमारे 21 कुंटल हो रहा है प्रति एकड़, तो बाहर से आने की क्या जरूरत, जब्त करने की क्या जरूरत। तो इसमें चिंता करने, किसान के मामला में ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा कि 21 कुंटल खरीदी के संबंध में हमारे पूर्ववर्ती सरकार के संबंध में माननीय हमारे वरिष्ठ मंत्री थे, उस समय कमेंट्स किए थे, चैलेंज भी किए थे कि उत्पादन 21 कुंटल होता ही नहीं, खरीदी कैसे हो रहा है। आपके ओर इशारा है मेरा, है ना। तो फिर भी ऐसा इतने धान खरीदी कैसे हो रहा है। लखेश्वर जी, जो मैंने मांग की थी ना, उसको सुधार देता। जितना उत्पादन आपने दिखाया उससे ज्यादा आप खरीद रहे हैं, या तो आप गलत खरीद रहे हैं या उत्पादन को मेरे में ये कहना है। सुधरवा लीजिए कहा था आपने, सुधरवाया नहीं उसको। नहीं, अभी सुधारने की जरूरत, सुधारने के लिए आप आए ना, हम लोग सुधार नहीं पाए। इसमें चिंता करने, माननीय मंत्री जी, चिंता करने की जरूरत है, ऐसा कैसे हो रहा है। और मैं इससे संबंधित कुछ पूरक क्वेश्चन करना चाहूँगा। धान की जब्ती के संबंध में, क्या धान परिवहन करते हुए किए गए, जब्त किए गए, क्या घरों से किए गए, थोड़ा बताने का। कहाँ जब्त किए गए, घर से कि दूसरी जगह? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये धान जब्त हुआ है 7117.67 कुंटल। ये धान जो है कोचिया के पास से, जैसे उसके पास ज़्यादा मात्रा में पाया गया, अवैध परिवहन करते पाया गया, उसमें जो पाया गया है उसके ऊपर कार्रवाई किया गया है अध्यक्ष महोदय। ये हमारा जांच दल जो टीम है उसके द्वारा पकड़ा गया है, अनुभागीय अधिकारी के द्वारा पकड़ा गया है। तौल में ज़्यादा कहीं मिलता है, मान लीजिए उसके यहाँ जितना लाइसेंस उससे ज़्यादा मिलता है, उसको जब्त किया जाता है। जी, ये जो कार्रवाई चल रहा है, कोई समय सीमा है क्या, कब तक कार्रवाई हो जाएगी, तो वो बताने की कष्ट करेंगे। और मान दो बात और है, जो आपने वसूली पर जो राशि वसूली की गई है, उसके लिए भी कोई मापदंड है क्या, कितने कुंटल में कितना करना चाहिए, क्या करना है। आपने 15 कुंटल के 2660 रुपये किया है, फिर 8 कुंटल के लिए 3312 कुंटल, फिर 36 कुंटल के लिए 16790। इस पर कोई मापदंड है क्या कि इतना हमारा निर्धारित है, इतना जब्त मालों का इतना दरों से वसूली या उनका अर्थदंड करना है, कोई मापदंड? महोदय, ये जो जब्त धान हुआ है उसकी राजीनामा के स्तर वसूल किया गया है राशि, माननीय अध्यक्ष महोदय। उसमें मंडी शुल्क के तहत कार्रवाई किया जाता है, तो उसमें राजीनामा करके समझौता करके राशि वसूल किया जाता है।
सीमा बताया क्या? वो जो आपने कितने दिन में समय सीमा बता दीजिए, जांच कब कितने दिन तक में पूरा कार्रवाई कर लेंगे? करेंगे, क्या उनका निराकरण कब से कराएंगे, उसको थोड़ा समझाइए। कार्रवाई और निराकरण कब तक कर लेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, 156 प्रकरण था जिसमें 61 का निराकृत कर लिया गया है, 95 का निराकृत नहीं हुआ है। अति शीघ्र यानी बहुत जल्द इसका निराकरण करवा। चलिए, बहुत शीघ्र। चलिए, आप पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन है बच्चा एक मिनट, बघेल जी पूछ रहे थे। अध्यक्ष महोदय, इसी संबंध में और कहना था, इस समय हमारे क्षेत्र, हमारे उड़ीसा सीमा क्षेत्र है मेरा विधानसभा, इतने भारी मात्रा में उड़ीसा से धान आए, कोचिया लोग मंडी से धान आपके फिर सोसाइटी में गई, कई प्रकार है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन कार्रवाई होना था नहीं हो पाया। इसको भी आप नोट करिएगा, आने वाला समय में ऐसा ना हो। 50% धान मंडी का आपका क्लेम्स में गया है, उत्पादन हुआ ही नहीं तो कहाँ से आएगा धान? मंडी से ही लेकर तो किसान देगा। तो इसमें चिंता, शासन की चिंता करने की जरूरत है। और एक हमारे किसान लोग एक गांव से शिकायत किए थे, एक छोटे जीराकाल का मामला है, उसके पास 5 एकड़ जमीन है, लेकिन उसके पास कम से कम 1200 कुंटल धान था। प्रशासन के द्वारा एसडीएम गया, खाद्य विभाग के लोग गए, जब्ती किए, सब कुछ किए, लेकिन वो जो जिसके पास था वो पूरे धान लेम्स में दे दिया किसानों को। लेकिन उसमें भी आप लोग बोलते हैं मंडी अधिनियम 2072 के अंतर्गत कार्रवाई प्रक्रिया दे, धान है ही नहीं उसके पास, क्या प्रक्रिया करेंगे आप लोग? धान तो पूरा दे दिया हो। उस समय संबंध में भी एसडीएम को बताया गया कि किसान लोग क्या ऐसा ऐसा है, लेकिन छोड़ो ना, हमारा विषय है, हम कार्रवाई करेंगे, करें नहीं करें, इस तरह की प्रशासन का जवाब आता है। तो प्रशासन से क्या आशा करोगे? कुछ व्यवस्था सुधारने का? इस तरह की बात हुई खुलेआम। मैं तो आरोप लगाऊंगा शासन के संरक्षण में इस समय दान खरीदी हुआ और अवैध रूप से हुआ और इतने मात्रा में हुआ। आपको ढोल पीटने की जरूरत नहीं है, पूरे हवाई करने की जरूरत नहीं है, पूरा संरक्षण में पूरे अवैध दान खरीदी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल तो हमारे सरकार ने बम्पर धान खरीदी किया गया है और उसका भुगतान भी कर दिया गया है, और हमारे जो है चेक पोस्ट के माध्यम से जो धान जब्त हुआ है माननीय अध्यक्ष में, तो इसमें कार्रवाई किए हैं। 7117 कुंटल धान जब्त किया गया है, उसमें कार्रवाई भी हुआ है माननीय है, लेकिन जितना होना था नहीं हो पाया। मेरे ये जो बचा है उसका भी तो होना था। जो हम लोगों का संरक्षण, देखिए हम लोग शिकायत करते हैं लेकिन आपके अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो अपन लोग को क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। और किस जगह बताए? उधर तो सुना ही नहीं, कलेक्टर नहीं सुनता, ना प्रशासन नहीं सुनता, लेकिन एक सदन में कम से कम आवाज को बुलंद करे ना, जाने के लिए कम से कम छत्तीसगढ़ लोग को जाने। इसलिए मैं आवेदन कर रहा हूँ, व्यवस्था सुधारिएगा। ये सबसे बड़ा घोटाला पूरा प्रदेश में हो रहा है, तो धान खरीदी घोटाला हो रहा है। देख लीजिएगा, आप तो अनारी रिपोर्ट किए, शुरू में खरीदी हुआ 12 कुंटल, 7 कुंटल, 10 कुंटल हुआ, अचानक फिर अनावरी रिपोर्ट कैसे बढ़ गया आपका? फिर 21 कुंटल आ गया 12 कुंटल से। शुरू में तो 12 कुंटल खरीदी, हमारी धान खरीदी हुई, उसके बाद 12 की जगह 21 कैसा हुआ? ये चिंता करने की विषय, मेरा कोई वही बात नहीं है। चिंता कर लीजिए आप। आने वाला समय में ऐसा ना हो। लेकिन मैं जो आवाज बताया एसडीएम जिस प्रकार की कार्रवाई हुई, ये एसडीएम के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे क्या? चलिए जी, कार्रवाई होगी कि नहीं? जिस तरह से उन लोग व्यवहार किया है और जिस तरह से उसका जब्त नहीं किया गया उसका नहीं। हाँ, उस अगर आप बता दें, लिख के दे देंगे। बताना नहीं है, बता दिया। छोटे जोड़ा बकावंट का एसडीएम है ना, हमारे विधानसभा का क्षेत्र है। अगर सही में कार्रवाई करना है तो करिएगा। इस तरह बहुत बड़ा हो रहा है इस मामले में। ठीक। श्री उमेश पटेल जी, क्रमांक 5। मेरा इसी में जी धान खरीदी में जी बहुत सुंदर जवाब आ गया। अब संतुष्ट नहीं है आप? नहीं सर, संतुष्ट। चलिए, नहीं है तो पूछ लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान किसानों का टोकन करता है, प्रबंधक टोकन काटता है, तहसीलदार एसडीएम की जांच कमेटी बनती है, वो किसान के घर में जाता है, जांच कमेटी करके उसको जो है
फिर आने की अनुमति मिलती है। उसके बाद किसान जब धान लेके आता है केंद्र पे अध्यक्ष महोदय, तो वहाँ पर किसानों की धान जब्ती क्यों की जाती है? जब एसडीएम घर में गया, सब कुछ जांच हुआ, उसके बाद उसके धान को जो है जब्ती कर ली जाती है। आपका धान पाखड़ है, सब कुछ ये करके पाखड़ के नाम पर, और वही प्रबंधक जो है उसके धान को जो है वहाँ पर सेटलमेंट करके जो है वो अपना कम कीमत में 20 रुपये किलो पे धान को खरीदता है। ऐसा क्यों हुआ अध्यक्ष महोदय? इसको मेरे यहाँ रायगढ़ जिले की समिति प्रभारी केंद्रों का जो है शिकायत बहुत से आए हैं। इसके मंत्री जी जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रकरण है ये बस्तर जिले का, रायगढ़ पहुंच गए। आपका रायगढ़ का है, लेकिन जो भी है बता दीजिए जो भी है उसको मैं दिखवा लूँ। पाखड़ मिला धान को बेच दिया, ये कहे तो इनकी शिकायत को दिखवा लीजिए आप। इस तरह से भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो अध्यक्ष महोदय। किसान जो कड़ी मेहनत करते हैं, आप लिख के दे दीजिए, उसकी जांच करा लेंगे मंत्री जी। श्री उमेश जी। ने उत्तर दिया है कि जो शुरू में आवेदन हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हुए थे उससे कम लोगों के, आज की स्थिति में कम लोग हैं उससे, और इसमें उन्होंने कारण भी बताए हैं। तो ऑब्वियसली आपने जांच कराया होगा, उसके बाद कटते गए होंगे। तो आप कितने बार जांच कराए हैं, कब कब कराए हैं, और हर बार कराने पे कितने लोग कटे हैं, उसकी जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो महतारी वंदन योजना के बारे में जो जानकारी पूछा है कि हमने जो इसमें आंकड़ा बताया है 70,27,154 हितग्राही आवेदन भरे हैं, और इसमें जो कमी आई है वो कमी आने का कारण यह है कि काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है इस बीच में, कुछ लाभ त्याग कर दिए हैं। ये तो उत्तर आपने लिख दिया है। जो मैं पूछ रहा हूं कि जांच कब कब कराया उसको बता दीजिए। देखिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जांच समय समय पे होते रहते हैं, हर महीने होते हैं, हर दिन जांच होते रहते हैं। विभाग से जांच कराया होगा, जब भी जांच कराया उसका डेट और उसमें कितनी संख्या कम हुई उसको बता दीजिए। अब डेट उपलब्ध करा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो डेट मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगी। ठीक, मैं आगे बढ़ जाता हूँ जी। आपने कहा कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोगों ने लाभ त्याग किया, कुछ लोग अपात्र निकले, और एक मामला है जो बस्तर जिले से प्राप्त हुआ जिसमें नाम किसी और का था। तो जब ये आपके संज्ञान में आया तो क्या आपने जांच कराया कि इस तरह के और प्रकरण तो नहीं है कहीं पूरे प्रदेश में? और अगर जांच कराया तो कम से कम उसकी जानकारी दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो कह रहे हैं वो सत्य है। बस्तर जिले के गांव में ये समस्या आया, फर्जी नाम से कोई व्यक्ति के माध्यम से पैसा लिया जा रहा था, तो कार्यकर्ता के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की गई, अधिकारियों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की गई, और प्रदेश में ऐसे कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उसके बाद ये आपके संज्ञान में आ गया। माननीय सदस्य, मैं वही चीज को मैं बता रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब वो विषय आए तो विभाग में हमने निर्देशित किया, और निर्देशित करने के बाद हमें ये पता चला कि अभी एक भी ऐसे विषय नहीं है जो इस तरह से फर्जी नाम से किन्हीं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। आपने जांच कब कराया? आप जांच कराएंगे तो कैसे जांच कराएंगे? आप तो वेरीफाई करेंगे ना सारे डेटा को, तो उसका कोई तारीख हुआ होगा, आपने निर्देश दिया तो उसकी कोई डेट होगी जिसमें विभाग ने जांच किया होगा एक एक हितग्राहियों के नाम को। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यही बात को मैं बार बार भी कह रही हूँ, क्योंकि समय समय पे जांच होते रहते हैं, और जांच। माननीय अध्यक्ष, ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए, विभाग ने जांच किया नहीं है, इनके संज्ञान में आने के बाद भी कि कोई हीरो हीरोइन के नाम से भी निकाला जा रहा है, इस घटना होने के बाद भी उसमें जांच नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि
महतारी वंदन योजना का लाभ पाने के लिए हितग्राही को क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आप बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, महतारी वंदन योजना के हितग्राही के लिए जो पात्रता होनी चाहिए वो तो सबसे पहले आयकर दाता ना हो, वो वर्ग 1, 2, 3 ना हो, और इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय जी पात्रता श्रेणी के लिए 21 वर्ष से अधिक हो, कम ना हो, और विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, मतलब पात्र हो रही हैं। तो पात्रता की सीमा सिर्फ यही है जो मैं समझा हूँ कि वो 21 वर्ष से ऊपर हो, शादीशुदा हो, परित्यक्ता और विधवा भी हो सकती है, प्लस आयकर दाता ना हो। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था उसमें सिर्फ आयकर की बात थी और किसी तरह की क्राइटेरिया की बात नहीं की थी। तो आपने अपने घोषणा पत्र के बाहर जाकर ये क्राइटेरिया क्यों रखा? मैं क्षमा चाहूँगी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक बार क्वेश्चन को अगर रिपीट करें तो। अच्छा, घोषणा पत्र जिसको घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, आपने उसको तो पढ़ लिया होगा। तो ये योजना बनाते समय क्या उसके वो जो घोषणा थी उससे लेकर ये योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो अलग से क्राइटेरिया क्यों इसमें डिफाइन किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब 2023 के चुनाव में हमने वादा किया था कि हम महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देंगे, और हमने 10 मार्च से स्टार्ट भी किया, और लगभग फर्स्ट किस्त में 70 लाख से अधिक महिलाओं को हमने महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को एक बात अवगत कराना चाहूंगी कि जब पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इन्होंने भी वो वादा किया था कि माताओं को हम 500 रुपये देंगे और विधवा महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वो तो दिखा ही नहीं। हमने तो इन कम समय में महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये प्रश्न मैं पिछले कार्यकाल के लिए कर रहा था तो ये समझ में आता। ये प्रश्न तो इस कार्यकाल के लिए है, 6वीं विधानसभा के लिए है, तो अगर यहाँ का उत्तर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। दूसरा चीज, वो अभी भी पूर्ववर्ती सरकार में ही चल रहे हैं आप लोग, 70 साल में ही अटके हैं वो अभी भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी प्रश्न कर लीजिए। चलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ, आखिरी प्रश्न कर लीजिए। चलिए इससे भी आगे बढ़ जाता हूँ मैं, इसको भी आगे नहीं बढ़ाता। एक प्रश्न पूछ एक लीजिए। और आखिरी प्रश्न पूछ लेता हूँ, अगर आप आदेश कर रहे हैं तो आखिरी बिल्कुल पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या जो महिलाएं जो 60 साल के ऊपर है, शादीशुदा है या परित्यक्ता है, क्या आप वो अगर हितग्राही है महतारी वंदन योजना के, तो उससे पेंशन मिल रहा था उसको काट रहे हैं या यहाँ से 500 रुपए कम कर रहे हैं? दोनों में क्या सही है, आप बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो 60 साल की ऊपर की जो महिलाएं हैं उनका पेंशन नहीं काटा जा रहा है, उनको अंतर की राशि दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अंतर की राशि मतलब आप महतारी वंदन योजना में 1000 उनको नहीं दे रहे हैं, 500 रुपए जो उनको पेंशन मिलते हैं वो 500 दे रहे हैं। हमने कहा अंतर की राशि दी जा रही है। वही तो अंतर की राशि कितनी है जी? 500, वही तो बोल रहा हूँ। आप 1000 रुपए नहीं दे रहे हैं उनको, 500 रुपए दे रहे हैं। आपने ये सरकार का सरासर धोखा है। ये माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप अपने माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र में सभी महिलाओं की बात आती है, और जो महिलाएं सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं, जिनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है,
पूरे छत्तीसगढ़ में अगर किसी की सेवा करने की आवश्यकता है तो वो बुजुर्ग महिलाओं की है। आप उन बुजुर्ग महिलाओं पे 500 रुपए काट के दे रहे हैं, अंतर की राशि दे रहे हैं। अब दे दीजिए, ये तो सीधा सीधा छलावा है। माननीय अध्यक्ष, आप दे दीजिए। अंतर की राशि की बात को भी देने की बात कही गई थी। आप घोषणा कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने 5 साल माताओं और बहनों को ठगा 1000 के उत्तर 500 रुपए तो दे नहीं सके अपने कार्यकाल में, आप 1000 की बात करते हैं। 500 रुपए आप काट रहे हैं, आप यहाँ घोषणा कर दीजिए। चलिए माननीय, अरे माननीय, आपसे ये निवेदन है कि 500 रुपए जो आप काट रहे हैं, जो कम दे रहे हैं लोगों को, आज यहाँ सदन है, आप यहाँ घोषणा कर दीजिए 500 रुपए के अंतर की राशि नहीं काटी जाएगी। हम ताली बजाएंगे आपके लिए। आप बहुत सक्षम मंत्री हैं, 500 रुपए नहीं काट रहे, 1000 रुपए पूरा दे रहे। बहुत सक्षम मंत्री हैं, 1000 रुपए आप कर दीजिए। 500 रुपए आपको पेंशन का मिल रहा है, वो अभी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 2500 की बात किए हैं। कर दो। माननीय सदस्यों के द्वारा जो बात कही जा रही है कि पूर्ववर्ती सरकार में ही चल रहे हैं, बात तो सुन लीजिए, अब आप लोगों को अवगत कराना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने 5 साल तो कुछ किया नहीं, इसलिए आपको अवगत करा रहे हैं। 500 रुपए नहीं दे पाए, इसलिए मैं 7 साल से विधवा महिलाओं को 1000 रुपए नहीं दे पाए। हम तो कम समय में 12वां किस्त अभी दे आप चुके घोषणा हैं। कर रही हैं, जो अंतर की राशि है उसको 500 रुपए आप करेंगी, अभी घोषणा माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य घोषणा करने के लिए बोल रहे हैं। हमने वादा किया था कि हम 1000 माननीय सब 1000 देने की बात हुई प्रश्न क्रमांक 6 माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मलाल कौशिक। धर्मलाल जी के स्थान में श्री राजेश मूडत जी अधिकृत किए गए हैं, वो प्रश्न करेंगे। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय धर्मलाल कौशिक जी के प्रश्न क्रमांक 6 पर सम्मानीय मंत्री जी का उत्तर जो प्राप्त हुआ है, सम्मानीय मंत्री जी के पास शिकायतें किन किन जिलों के कितनी शिकायतें आई है, जिसके अंदर जो पैकिंग किया गया सामान है, उस सामान के अंदर उसकी जो वजन दिया गया उस वजन से कम है, ऐसी कितनी कंपनियों की शिकायतें, कितनी संस्थाओं की आपको प्राप्त हुई है। मैंने पूरे उत्तर में पढ़ा अध्यक्ष महोदय कि जिन जिन की शिकायतें प्राप्त हुई है, उन शिकायतों पे खाली एक ही है कि प्रकरण का निराकरण किया गया और 5000 रुपये जुर्माना सबके ऊपर लगा दिया कंटिन्यू। तो क्या इसके नाम में खाली 5000 रुपये तक है, या उसकी तारीख खत्म हो गई, या उसके अंदर वह व्यक्ति कम सामान बेच रहा है? तो इसके ऊपर कठोर कार्रवाई के कोई और भी कोई नियम है क्या, या नियम स्पष्ट कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो शिकायतें मिला है माननीय अध्यक्ष महोदय,
उसमें 5,000 जुर्माना का ही प्रावधान है अध्यक्ष महोदय, इसलिए अधिकतर प्रकरण में 5,000 तक के फाइन किया गया है। चलिए, और कोई प्रश्न? 5,000 तक का ही प्रावधान है, इसलिए 5,000 दिया गया। प्रश्न क्रमांक 7 द्वारकाधीश यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित करवाना चाहता हूं और कुछ सवाल भी करना चाहता हूं, क्योंकि धान खरीदी के मुद्दा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार किसानों को जो धान बेचने में असुविधा हुई थी, बहुत लंबे समय बाद छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद किसानों की धान खरीदी की व्यवस्था सही हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान का धान ही ऐसा था जिसकी दाम व्यापारी तय करते थे और अन्य वस्तुओं का दाम व्यापारी तय करता था। एक लंबे समय संघर्ष करने के बाद किसानों को ऐसे अवसर मिला कि सरकार की धान खरीदी के बाद उनकी दाम मिलने लगा। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि धान खरीदी की जब शुरुआत हुई तो पूर्व की जो पंजीकृत किसान थे उसके बाद कितने ऐसे शिकायत आए हैं जिसमें रकबा कम कर दिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके प्रश्न में माननीय अध्यक्ष महोदय रकबा का उल्लेख नहीं। प्रश्न में आपने रकबा का उल्लेख कहीं नहीं किया है। आपके पूरे प्रश्न का निष्कर्ष यही है कि खरीदी कितनी हुई, अच्छा, मैं दूसरा जब्ती कितना हुआ, भौतिक स्थिति क्या है। 3 प्रश्न है आपके। दूसरा मंत्री जी सही जवाब दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न मैं आप इससे संदर्भित पूछे ना। जी जी जी, इसका उल्लेख है उसी में कल। चलिए। माननीय मंत्री जी, धान खरीदी में अनियमितता, अवैध धान की पकड़, जिलेवार और जब्ती और जब्त धान की भौतिक स्थिति मैं जानना चाहता हूं। जहां पर जब्त किया गया है वहां पर वास्तव में वो धान वहां नहीं है, और है तो आप बताएंगे, और नहीं तो उसकी जांच करवाएंगे क्या? चलिए, जब्त किए धान की भौतिक स्थिति जानकारी है तो जिले स्तर पर बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी में अनियमितता, खरीदी अवैध, इसका शिकायत जो मिला था माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके संबंध में 10 जिलों में 25 प्रकरण दर्ज समिति का माध्यम से हुआ था माननीय अध्यक्ष महोदय। उसमें 6 प्रकरण में FIR हुआ है, 1 सेवा से पृथक किया गया है और 3 निलंबित किया है, 10 कार्य से पृथक है और 5 को नोटिस जारी किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। जहाँ भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, मैं आपसे कुछ अलग सवाल कर रहा हूँ। जो जब्त धान है उसकी भौतिक स्थिति आप बताइए। वास्तव में वहां जब्त शुदा धान नहीं है, उसकी आप जांच करवाएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब्त धान की भौतिक स्थिति मात्रा सहित प्रपत्र स में दिया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रपत्र आपके रिकॉर्ड में है। मेरी बात मांग अलग है कि आप इसकी जांच करवाइए। रिकॉर्ड में जब्ती धान बताया जा रहा है, लेकिन स्थल में वो धान नहीं है। वो जिस मंडी में आप जब्त करके रखे हैं वो फिर से कोचिए वापस हो गए हैं। और दूसरा एक प्रश्न और है कि जब्त धान कितने को वापस किया गया, उसमें कितने मंडी शुल्क मिला, और मंडी शुल्क का मापदंड क्या है कि कितना शुल्क लेके वो धान को वापस दिया गया है? केवल मंडी शुल्क दिया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। मंडी शुल्क 158 रुपया लेते हैं 1 क्विंटल में, और जब नहीं पकड़ाता तो संबंधित व्यापारी 1,000 रुपया का इनकम करता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अवैध परिवहन को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून बनना चाहिए। सरकार की इतनी महत्वपूर्ण धनराशि 1 क्विंटल में 31 रुपया, 1,000 का इनकम व्यापारी कमा रहे हैं, और इसके लिए सरकार के पास कोई ठोस कानून नहीं, केवल 168 रुपया। और दूसरा, प्रशासन 3 महीना केवल यही काम में लगी है। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूं। दिवाली के दिन कुछ लोग जुआ खेलते हैं तो जुआड़ी भाग जाता है, देखने वाला बैठे रहता है, मैं नहीं खेल रहा हूं।
तो वो सेटिंग वाले कोचियों का ध्यान नहीं पकड़ा रहे। आंकड़े बताने के लिए ये छोटे छोटे व्यापारी हैं, ये उसका कैसे पूर्ति पता किया है, जाए। ये कैसे पता है कि जुआड़ी भग जाते हो देखने वाले रहते हैं वहाँ? ये हकीकत है ना, हकीकत है। कई बार बचे नहीं नहीं, ये नहीं, ये हकीकत इसलिए है, वो ये सोचता है मैं निर्दोष हूँ, और जो अवैध काम करते हैं वो सेटिंग में है प्रशासन की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला गंभीर है। बिल्कुल शासन की बहुत धनराशि बिचौलियों को पास जा रही है, जो किसानों को पास जाना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, आप जांच कराएंगे क्या भौतिक सत्यापन? आपके पास कोई जानकारी है तो दे दीजिए। मैं आंकड़े सहित दे दूंगा। आप दे दीजिए, भौतिक सत्यापन करा लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। श्री विक्रम मंडावी जी, यहाँ क्रमांक 8। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ इस विभाग में सिस्टम अच्छा है। जो प्रश्न आए लिख के दीजिए, जांच करवाइए और आगे पीछे की जरूरत नहीं। इससे ज्यादा पारदर्शिता और क्या होगी? वही आप मांग कर रहे हो मंडावी जी? सिस्टम अच्छा है, जो आए लिख के दो, जांच कराओ, आगे बढ़ो। मंडावी जी, वैसा हुआ ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बीजापुर जिले में कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है और कितने आंगनबाड़ी केंद्र भवनविहीन है और कितने आंगनबाड़ी केंद्र किराए पे संचालित है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है उत्तर में दिया हुआ है, फिर भी अगर जानकारी चाहते हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगी। कि कुल आंगनबाड़ी स्वीकृति 1188 आंगनबाड़ी स्वीकृत हैं और संचालित 1187। भवन भवनविहीन आंगनबाड़ी कितने हैं ये पूछ रहा था। भवनविहीन आंगनबाड़ी भवनविहीन आंगनबाड़ी की संख्या 495। माननीय महोदय, ये भवनविहीन आंगनबाड़ी की संख्या 495 माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये जो भवनविहीन 495 आंगनबाड़ी हैं, ये तब तक पूर्ण हो जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो भवनविहीन की संख्या है उस पर चल रही है कार्रवाई, तो आने वाले समय में बनेंगे आंगनबाड़ी और संचालित होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 2024-25 में आपने कितने कुल आंगनबाड़ी स्वीकृति दिए हैं और उसमें से कितने आंगनबाड़ी अप्रारंभ हुए अभी तक? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 24-25 में आंगनबाड़ी की संख्या 255 है जो स्वीकृत हुए हैं। इसमें अप्रारंभ 48 है और जो निर्माणाधीन है वो 171 है। मैं अप्रारंभ कितने हैं माननीय मंत्री जी वो बताएंगे? 84 जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बता दीजिए। 84। माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर विषय, पिछले लगभग 1 सालों से सूचित आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें अप्रारंभ 84 बता रहे हैं, तो कब तक ये पूर्ण हो जाएंगे? तो ये अभी तक वहाँ प्रारंभ नहीं हो रहा है, तो उसकी क्या स्थिति, क्या वजह है जो आप मतलब शुरू नहीं हो पा रहे हैं? अप्रारंभ है, आप प्रारंभ को कब तक शुरू कर देंगे? कोई इसके लिए कार्य है क्या? बता दीजिए। अप्रारंभ क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अपूर्ण में जो निर्माणाधीन है वो 171 हैं, जो 84 हैं अभी लास्ट में स्वीकृति मिली है, तो चुनाव आचार संहिता सबका शीघ्र करा दीजिए, स्टार्ट हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रमांक 9 चरणदास मान जी, माननीय अध्यक्ष महोदय बता दिए इन्होंने, पूरा साफ बता दिए। लीजिए मान जी। जो आंगनबाड़ी पद जो इन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया था कि कुछ पद आंगनबाड़ी रिक्त पद हैं, कार्यकर्ता के 10 हैं और सहायिका के 20 हैं, तो ये तब तक इसको पूर्ण भर्ती कर लेंगे? शीघ्र करा लीजिए। ठीक मान जी। अध्यक्ष महोदय,
चूंकि उमेश जी ने माननीय मंत्री जी को ज़्यादा प्रश्न पूछ के परेशान कर दिया है, मैं बहुत सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूं और मंत्री जी से अपेक्षा है कि इसका जवाब देंगे। नेताजी जी, क्षमा याचना के साथ, आप भी यहाँ बैठते थे, वो मंत्री थे, अगर उस समय ये सब कर दिए होते तो ये स्थिति तो नहीं बनती वहाँ बैठने की। मगर आप इधर से उधर कैसे पहुंचे? राजेश भैया, आप इधर से उधर जा ही कब तक मंत्री बन रहे हैं वो बता दीजिए। 2047 तक। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक कुल 24,194 हितग्राहियों के मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे भुगतान की सूची से हटाया है। इसमें क्वेश्चन में आपने उत्तर दिया, ज़्यादा परेशान मत हो। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, किसी हितग्राही की मृत्यु हो गई, ये जानकारी शासन को कैसे मिलती है, कैसे प्राप्त होती है? बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, जो इसमें शासन द्वारा जो जानकारी कैसे प्राप्त होती है मृत्यु होने पे, तो इसके 2-3 विषय हैं। एक तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से भी जानकारी लिया जाता है, पोर्टल एक है, पोर्टल के माध्यम से उसमें जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें स्वयं उनके घर के कोई व्यक्ति हैं तो आवेदन प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कोई हमारे घर के कोई मृत्यु हो गए हैं, ऐसे करके जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, चलिए मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं जब तक कागज ना आ जाए। हितग्राही जो मर गया हो तो अपनी जानकारी दे नहीं सकता कि मैं मर गया, न उसके घर वाले जानकारी देंगे, क्योंकि 1,000 रुपया आप दे रहे हो प्रति माह। तो आपका पटवारी का प्रतिवेदन आता है कि तहसीलदार के पास आता है, फिर कलेक्टर के पास आता है, फिर शासन को कैसे पहुंचती है, और शासन तक पहुंचने में कितने महीने का समय लग जाता है। उतने महीने तक आप हितग्राहियों को जो पैसा देते हैं वो कहाँ जाता है कि उसको वापस लेते हैं आप? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये कार्यकर्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, और क्योंकि जब हम पैसा हितग्राहियों के खाते में डीपीटी के माध्यम से देने वाले होते हैं, उससे पहले एक जांच होती है जिसमें कितनी मृत्यु दर आए हुए हैं, कितने का खाता लॉक हो गया है, मतलब कई प्रकार की समस्या हैं, तो ऐसे करके जानकारी प्राप्त होती है। माननीय अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय, बहुत सरल प्रश्न है, परेशान नहीं कर रहा हूं मैं। मृत्यु होने के कितने महीने बाद तक उसके मृत्यु की सूचना शासन तक पहुंचती है, इतना बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि 1 महीने का जो समय रहता है, हर दिन अगर आंकड़े में तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हर दिन अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो काफ़ी सारी मृत्यु होती हैं। पर डे कुछ आवेदन आते हैं, और खासकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए गए हैं कि जैसे ही कोई हितग्राही की मृत्यु होती है तो तत्काल अवगत कराएं, ताकि जो विभाग से जो पैसा जाता है वहाँ से उनका लॉक करके, खाता लॉक करके पैसा ना जाए, उसके लिए यही प्रावधान। बहुत अच्छा। चलिए दिलीप लहरिया जी, क्रमांक 10। महोदय जी, पूरक प्रश्न था महोदय जी। नहीं हो गया, बस 1 मिनट अध्यक्ष दिलीप जी, महोदय टाइम कम है। दिलीप जी पूछने जी, बैठिए आप। तो माइक हक गाना चले गाते बिना माइक के गाना गाते। होली आ रहा है, होली आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या खाद्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो उपार्जन और निराकरण में कृषि विपणन सीजन 21-22 और 23-24 में जो वर्षवार क्षति वास्तविक अथवा अनुमानित जानकारी जो है वो कब तक आना है, और क्या इसके लिए कोई ठोस नियंत्रण, कोई नियम है?
माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविक जो 21-22 के क्षति के संबंध में आदरणीय सदस्य जी पूछ रहे हैं, ये केंद्र सरकार से माननीय अध्यक्ष महोदय वास्तविक जो व्यय होता है, हम लोग यहाँ से भेजते हैं लागत पत्रक वास्तविक व्यय, तो वहाँ से निर्णय होता है माननीय अध्यक्ष महोदय। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय 22-23 और 23-24 और 24-25 का भी नहीं आए माननीय अध्यक्ष जी पत्र। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यही ज्ञान और गति है? अभी जो आना चाहिए, क्या अगले वर्ष जो बीत चुका, पिछला वर्ष बीत चुका, उसका नहीं आया है और उससे 21-22 का भी नहीं आया है, तो यही क्या गति है कि दुर्गति है? मेरे हिसाब से दुर्गति है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जल्दी आना चाहिए, किसानों के हित में होना चाहिए। और एक प्रश्न, आप इनके उत्तर आने के बाद में कब तक कम से कम एक समय निर्धारित हो, 4 महीना 6 महीना, वर्ष बीत जाने के बाद, और दूसरा जो 21-22 बीत जाने के बाद दूसरा वर्ष में तीसरा वर्ष नहीं आ रहा है, तो क्या समय निर्धारित करेंगे आप? पत्र व्यवहार करेंगे या ठोस पहल करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविक क्षति का आकलन नहीं किया जा सकता माननीय अध्यक्ष महोदय। भारत सरकार से अभी फाइनल भारत सरकार से होता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद सर, ये आपका सरकार त्रिबल इंजन का सरकार है, तो इसमें होना चाहिए। और इसी में सर मेरा एक और प्रश्न है, मेरा निवेदन है। अभी एक घटना हुआ है मेरे क्षेत्र में, मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में, मल्हार सहकारी सेवा समिति में, जो पूर्व में प्रबंधक थे वो, और इसी भ्रष्टाचार में 2 करोड़ के फंसे हुए थे, वो अंदर भी थे। उसी को पुनः आपके सरकार आने के बाद फिर से प्रबंधक बना दिया गया। और जब जांच समिति बैठा वहां गया, इसमें 7,000 क्विंटल धान का अफरा तफरी हुआ। और आपके ही अधिकारी जब जांच में गए तो वहां जांच में ये पाया गया कि बोरी में रेती और भूसी डाल दिया गया था। ये पेपर मीडिया में आया है। तो जानबूझ के क्या आपके द्वारा उसको फिर से भ्रष्टाचार किया जाए, ऐसे नियत से पुनः प्रबंधक बनाया गया था? ये अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी हो चुका है, धन्यवाद। लेकिन इस तरह से आप लोग थोड़ा देख लिया करेंगे। वो एक मंत्री का नाम ले रहा था, बार बार उसके संपर्क में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और 700,000 क्विंटल में रेती और भूसी को डाल के आपके अधिकारी ही वहां जांच में वो पकड़ा गया है, प्रत्यक्ष रूप से पाया गया है। ये तो घोर आपत्तिजनक है माननीय अध्यक्ष महोदय। संपत अग्रवाल जी, प्रश्न ये सलाह दी है आपको? नहीं, प्रश्न ही सुझाव दे दिए हैं, सुझाव दे दिए। मैं नाम नहीं लूंगा, एक मंत्री है, ज्यादा मंत्री। चलिए बैठिए। क्रमांक 12 शेषराज हरवंश जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का लिखित उत्तर विभाग द्वारा जो दिया गया है वह अपूर्ण है। उत्तर के भाग क में बताया गया है कि प्रशासनिक मद में विहित दर धान कामन के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड ए के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल है। माननीय मंत्री जी जो दर बताए हैं वह समर्थन मूल्य के 1% की दर से है। यह 1% का दर केवल उस धान पर लागू है जिसका चावल राज्य पूलिंग के उपार्जित होता है। अतिशेष धान का चावल हम केंद्रीय पूल में एफसीआई को देते हैं। उस चावल के लिए प्रशासनिक व्यय की दर समर्थन मूल्य का 2.5% है। फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि मैंने मंत्री जी से पूछा है कि कास्ट शीट में प्रशासनिक व्यय मद में विहित दर से प्राप्त राशि कितनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है उसको एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। में वह अपूर्ण है। मैंने लिया है विभाग द्वारा जो लिखित उत्तर दिया गया है वह अपूर्ण है। उत्तर के भाग क में बताया गया है कि प्रशासनिक मद में
विहित दर धान कामन के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड ए के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल है। माननीय मंत्री जी जो दर बताए हैं वह समर्थन मूल्य के 1% की दर से है। यह 1% का दर केवल उस धान पर लागू है जिसका चावल राज्य पूल में उपार्जित होता है। अतिशेष धान का चावल हम केंद्रीय पूल में एफसीआई को देते हैं। उस चावल के लिए प्रशासनिक व्यय की दर का समर्थन मूल्य क्या है? मैं मंत्री जी से मैंने यही पूछा है कि कास्ट सीट में प्रशासनिक व्यय मद में विहित दर से प्राप्त राशि कितनी है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कास्ट सीट में प्रशासकीय व्यय का विहित दर असल में 1% होता है माननीय अध्यक्ष में, जिसको माननीय सदस्य जी खुद बताए हैं। और धान खरीदी में प्रशासनिक व्यय के से आशय है वितरण संघ का धान खरीदी से संबंधित कार्यालयीन व्यय जैसे संग्रहण केंद्रों में श्रमिक का, प्रश्रमिक का, कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, धान खरीदी, इस प्रकार का व्यय आता है माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए व्यय बता दिए। और कोई प्रश्न करना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से को बताना चाहूंगी कि मेरे पास भारत सरकार द्वारा दिनांक 24/1/2020 को राशि जारी कास्ट सीट की प्रति है, जिसमें राज्य पूल के चावल के लिए 1%, केंद्रीय पूल के चावल के लिए 2.5% की दर निर्धारित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि त्रुटि सुधार कर पुनरीक्षित उत्तर दिया जाए। चलिए ठीक है, आपके सुझाव मान लिए। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, लिखित में मंगवा लीजिए, पूरा उत्तर दे दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय कम है तो मैंने सीधा सीधा एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन आपके पास है। माननीय प्रश्नकाल समाप्त। बैठिए, अगली बार करिए। नहीं है कहीं पूरे प्रदेश में।